गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो इसमें मेनली हमने ये पढ़ना है कि जीवों के अंदर जो जीव हैं सजीव, उनमें क्या क्या प्रक्रम होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पर आप लोगों ने चीज़ों को दो हिस्सों में बांट रखा है, एक होती है सजीव और एक होती है निर्जीव। ठीक है, तो साइंस में सजीव निर्जीव के हिसाब से तो इसमें अंतर कैसे स्पष्ट कर सकते हैं हम, इसके अंदर क्या अंतर होते हैं। जैसे हम एक कुत्ते को देखते हैं तो कुत्ता दौड़ता है, ठीक है, चलता फिरता है, सांस लेता है, समय के साथ बढ़ता है, खाना पीना करता है, ये बहुत सारे काम। लेकिन पेड़ दौड़ नहीं पाता। पेड़ में जो है वृद्धि जरूर होती है, चीज़ें ग्रहण करता है वो जमीन से। ठीक है, पानी डालते हैं हम उसमें, पानी को ग्रहण करता है, जमीन से पोषक तत्व को ग्रहण करता है और बढ़ोतरी करता है, लेकिन चलता फिरता नहीं है। ठीक है, अब ये कहता है कि यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सभी सजीव हैं। अब यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी आप यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं? लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि ये सजीव है? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? देखो, पौधे तो हमें सांस लेते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, हम सो रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है भाई ये सजीव है, ये जीवित है। क्यों? क्योंकि इंसान जब सांस लेता है या कोई पशु जब सांस ले रहा है तो आप उसके शरीर को देख करके बता सकते हैं हाँ ये सांस ले रहा है। उसका शरीर एक बार फूलता है, एक बार डाउन जाता है, फिर ऊपर उठता है, फिर डाउन होता है। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधों के बारे में कैसे बताओगे? क्योंकि पेड़ पौधे तो हमें नज़र नहीं आ रहे, ये सांस भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनको सजीव बोलते हैं। किस प्रकार से? तो इसके आगे बताता है, इसमें से कुछ कहेंगे कि वे हरे देखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहोगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर किसी और रंग की होती है? कई ये सोच लेते हैं भाई ये हरा है तो ये सजीव है, और जो पीला पड़ गया है वो सूख गया, वो निर्जीव पेड़ हो गया है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके पत्ते हरे नहीं होते, किसी के लाल पत्ते होते हैं, या किसी के कई और रंग के हो सकते हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं। तो देखो, पेड़ पौधे जो है समय के साथ वृद्धि करते हैं, मेन गुण उनका ये है, पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव है। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियां हो सकती है, यानी या तो वृद्धि से संबंधित हो सकती है या कोई और अन्य गतियां हो सकती है। तो ये गुण होंगे, इनमें से सभी गुण हो या इनमें से कुछ गुण हो, जो अभी हमने चर्चा करी कि भाई सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, आवाज़ निकालते हैं, इनमें से कुछ गुण या सभी गुण हो जाए तो हम उनको सजीव की कैटेगरी में रखेंगे। अतः कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन में परिभाषित लक्षण में के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी ऐसी गति जो हमें सिर्फ दिखाई दे रही है, जरूरी नहीं है कि वो ना हो तो वस्तु सजीव नहीं होगी, उसके ना होने पर भी वस्तु सजीव हो सकती है। ठीक है, अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गति आंखों से दिखाई नहीं देते। उदाहरण के लिए अणुओं की गति, क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? तो अभी चर्चा करते हैं इसके बारे में। यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती जब तक कि वे, देखो विषाणु मतलब वायरस के अंदर आणविक गति नहीं होती जब तक कि वो किसी कोशिका के पास ना चला जाए, किसी कोशिका के साथ जुड़ करके ना जुड़ जाए, तब तक उसमें कोई गति नहीं होती है। जैसे आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है, ठीक है, कोरोना वायरस अगर शरीर से बाहर है तो इसको मारा जा सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये कोरोना वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है
तो ये बड़ा भयानक रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कोशिकाओं के साथ मिलकर के बढ़ोतरी करता रहता है। ठीक है, तो अगर ये जो वायरस है इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है वैसे तो, ये कुछ ही समय में ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, अगर ये शरीर से बाहर है तो, क्योंकि इसको पनपने के लिए कोशिका नहीं मिलेगी, ये कोशिका के ऊपर डिपेंड है सारा का सारा। जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं कर देते, जब तक उसमें कोई गति नहीं होती। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि क्या ये वास्तव में सजीव है या निर्जीव है। यानी वायरस के ऊपर डाउटफुल अभी मामला चला हुआ है कि वायरस को सजीव की कैटेगरी में रखा जाए या वायरस को निर्जीव की कैटेगरी में रखा जाए। तो जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है? पिछली कक्षाओं में हम देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, यानी सजीव जो वस्तु होती है उसकी जो संरचना है वो भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से हर एक हिस्सा उसके अंदर सुसंगठित रूप से मिलेगा। उसमें उत्तक हो सकते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये अनुरक्षण शब्द जो आया ये सजीवों में कौन कौन से हैं। तो अब ये चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो पहले जैव प्रक्रम की डेफिनेशन ही देख लेते हैं। तो जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। अनुरक्षण मतलब उनके ये जो कार्य जरूरी है, उनके शरीर को बचाने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए, वे सभी कार्य टोटल मिला करके अनुरक्षण के कार्य कहलाते हैं। जब कोई विशेष कार्य नहीं, ये सभी उस समय भी चलता रहता है जब कोई हम विशेष कार्य नहीं कर रहे हो, यानी जब हम सो रहे हो या कक्षा में बैठे हो या उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी वे सारे के सारे प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करेंगे, जो जीवित रहने के लिए, इंसान के जीवित रहने के लिए या किसी सजीव वस्तु के जीवित रहने के लिए जरूरी है, उन सभी प्रक्रमों को कोलेक्टिवली इकट्ठे करके क्या नाम दिया गया है? जैव प्रक्रम नाम दिया गया है। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर में बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। तो देखो इसके कहने का अर्थ ये हुआ कि शरीर के अंदर टूट फूट होती रहती है। तो टूट फूट में किसकी होती है भाई? कोशिकाओं की। ठीक है, और उसकी मरम्मत के लिए शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? बाहर से मिलेगी। बाहर कैसे, किस रूप में? या तो हम भोजन ग्रहण करें पेड़ पौधों में, जमीन से और सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, हमारे अंदर हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो देखो ये टॉपिक चल रहा है जैव प्रक्रम क्या है। तो अनुरक्षण के जितने भी कार्य है उनको सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम। अनुरक्षण के कार्यों को बोला गया है जैव प्रक्रम। आगे कहता है इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। जो भी हम भोजन को ग्रहण करने का जो भी प्रक्रम है, जो भी ऊर्जा का स्रोत हम शरीर के अंदर लेकर के जाते हैं, चाहे हम भोजन के रूप में लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, या पेड़ पौधे भी अपने भोजन के रूप में जमीन से उसको खींचते हैं, या फिर सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके ग्लूकोज वगैरह का निर्माण करते हैं। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया पेड़ पौधों के लिए वो जो प्रक्रम है उसको पेड़ पौधों का पोषण बोल लेंगे, यानी पादप पोषण बोलते हैं। हम जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे हम उसको अनाज के वगैरह के रूप में हम खाते हैं, या फल के रूप में खाते हैं, या पानी के रूप में पीते हैं, या दूध के रूप में पीते हैं, ये सारे का सारा प्रक्रम क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, इस प्रक्रम को बोलते हैं पोषण। यदि जीव के शरीर में वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। यानी हमारे शरीर में वृद्धि होती है, या जीवों के शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में वृद्धि होती है, आप लोग देखते हो कि भाई जब कोई जीव जन्म लेता तो वो स्टार्टिंग में छोटा होता है। जैसे आप लोग अपने आसपास देखते हो, भाई किसी गाय ने या भैंस ने बच्चा दिया है तो स्टार्टिंग में वो छोटा होता है, तो उसको क्या चाहिए? स्टार्टिंग में उसकी माँ का दूध चाहिए पोषण के रूप में। फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो चारा वगैरह खाने लग जाता है, तो उसको पोषण के रूप में बाहर से ऊर्जा मिल रही है। ऊर्जा किसके रूप में मिल रही है? चारे के रूप में ऊर्जा मिल रही है। उस चारे को वो ग्रहण करता है और धीरे धीरे वो बढ़ोतरी करता रहता है। तो वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? ऊर्जा। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें? जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम पोषण करते हैं। तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीव कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। यानी ये जो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं ये सभी कार्बन आधारित हैं, इनमें कार्बन के कण मौजूद हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार का पोषण प्रक्रम करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा भाई, शाकाहारी जीव जंतुओं का पोषण अलग होता है, मांसाहारी जीव जंतुओं का पोषण अलग होता है। ठीक है, क्योंकि उनके शरीर की संरचना जिस प्रकार से डिजाइन कर रखी है बनाने वाले ने, उसके आधार पर ही वो पोषण ग्रहण करते हैं। शेर घास नहीं खाता है, गाय भैंस मांस नहीं खाती हैं, वे केवल घास खाएंगी। शेर जो है मांस ही खाएगा। ठीक है, तो वो सब की अपने अपने प्रवृत्ति बनाने वाले ने जिसका जिस प्रकार से शरीर की डिजाइन किया उसके अनुसार ही वो ग्रहण करता है। ठीक है, मनुष्य दोनों प्रकार का है, मांसाहारी भी शाकाहारी भी, तो वो दोनों प्रकार के भोजन को ग्रहण कर लेता है। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। यानी जो भी भोजन ग्रहण किया हमने, उस भोजन को हम डायरेक्ट उसी रूप में हमारा शरीर ग्रहण नहीं कर पाता, तो उसमें क्या होता है, हमारे सभी जीवों के शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती है। जैसे हम अपना भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में वो भोजन जाते हैं, सबसे पहले हम उसको मुंह में ग्रहण करते हैं, तो मुंह के अंदर लाल ग्रंथियों से जो लाला रस होता है वो उसके अंदर मिलता है, ताकि वो भोजन हमारे पचने में आसान हो जाए। तो वो उसके बाद पेट में जाता है, पेट के अंदर जा करके उसमें कई प्रकार के अमल मिल जाते हैं। कई प्रकार के अमल मिलने के बाद वो आगे छोटी आंत से होते हुए और फिर बड़ी आंत में जाता है। तो उस दो प्रक्रम के दौरान बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो उस प्रक्रियाओं के बाद जो भोजन का जो रस होता है उसका अवशोषण कर लेता है हमारा शरीर, और अवशोषण करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारा प्रक्रम इसी प्रकार से और जीव जंतुओं में भी ये प्रक्रम चलता रहता है। तो उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां है। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। यानी कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को लेना और उसका प्रयोग करना क्या प्रक्रम कहलाता है?
श्वसन, श्वसन मतलब सांस लेने का प्रक्रम है, ठीक है। तो कहता है एक एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। देखो जो एक कोशिकीय जीव होता है उसकी पूरी सतह जो है पर्यावरण के संपर्क में रहती है। तो एक कोशिकीय जीव में ऐसी संरचना नहीं होती है कि वो ऑक्सीजन के लिए उसमें विशेष तंत्र मौजूद है। जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण के लिए विशेष तंत्र मौजूद है। हम बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। हम कैसे जीव हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है जैसे अमीबा, ठीक है। अमीबा का चित्र आप लोगों ने पिछली क्लासों में बहुत बार देखा है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो उसका पूरा का पूरा शरीर जो अब वायु के संपर्क में रहता है, उसके शरीर में सांस लेने के लिए कोई खास तंत्र मौजूद नहीं है। जैसे हमारे शरीर में सांस लेने के लिए खास तंत्र मौजूद है। हम नाक के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते खींचते हैं, जो कि हमारे फेफड़ों में इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो फेफड़ों में जब वो खून जो आता है, जब खून फेफड़ों के अंदर पहुंचता है तो खून में मिली हुई कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में इकट्ठी हो जाती है और ऑक्सीजन खून के अंदर मिल करके अब वो इस प्रकार से सप्लाई होती रहती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारे शरीर का अंदर प्रक्रम चलता है। तो वे एक विशेष तंत्र है हमारे शरीर में सांस को ग्रहण कर ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं है। उनकी पूरी की पूरी सतह जो है संपर्क में रहती है वायु के। तो डायरेक्ट ऑक्सीजन शरीर के अंदर चली जाती है और डायरेक्ट ही बाहर निकल आती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो शरीर के अंदर डायरेक्ट चली जाएगी, डायरेक्ट बाहर आ जाएगी वायु से, यहीं से। वही जैसे ये मान लो ये अमीबा का चित्र है, तो इसमें ऑक्सीजन डायरेक्ट इसके टच में आएगी तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर भी चली जाएगी, और ठीक है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थों को निष्कासित करने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है, तब क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। तो देखो जो जैसे हम बहुकोशिकीय जीव हैं, तो ये कहने का अर्थ ये है कि हमें सांस लेने के लिए विशेष तंत्र की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखो हमारे शरीर की हर एक कोशिका वायु के संपर्क में नहीं है। हमारे शरीर को अगर हम देखें, ये सिर्फ बाहर की जो स्किन है वो ही वायु के संपर्क में है। इसके अंदर जो भी कोशिकाएं मौजूद है, इसके अंदर बहुत सारा मांस, बहुत सारी नसें, बहुत सारे उत्तक कोशिकाएं अंदर भरे पड़े हैं। तो क्या वे सारी की सारी वायु के संपर्क में है? नहीं है वायु के संपर्क में। तो नहीं है तो उनको ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए डायरेक्ट वायु बाहर से नहीं मिल सकती है। तो बाहर से नहीं मिल सकती तो क्या करना है? तो क्या होता है कि उसके लिए शरीर का डिजाइन इस प्रकार से बनाया गया है ऊपर बनाने वाले ने, कि एक अंग फिट कर दिया, एक विशेष अंग तंत्र फिट कर दिया सांस को खींचने के लिए, वायु को खींचने के लिए, और उसके बाद वो वायु शरीर के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो पूरे शरीर में चली जाती है, ठीक है। अतः साधारण मिश्रण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। जब हम विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो जब हमने भोजन ग्रहण कर लिया तो उसके बाद जो भोजन में से जो भी पोषक तत्व मिले उसको, उस पोषक तत्व को शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाने के लिए भी एक तंत्र की आवश्यकता है। उस तंत्र का नाम दिया गया वहन तंत्र, ठीक है।
तो वो किस प्रकार से कार्य करता है ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब इसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं में न केवल उपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। यानी जब हम हमारे शरीर में जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं या जो हम सांस खींचते हैं, तो उसके बाद जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको भी शरीर से बाहर निकालना है। यानी वो एक बेकार पदार्थ है हमारे शरीर के लिए, तो उसको शरीर से बाहर निकालने का भी एक प्रोसेस है। जैसे पानी जो बेकार पानी है, या जब हम कुछ मेहनत करते हैं, इस प्रकार की मेहनत करते हैं जिससे हमें ज़्यादा पसीना आता है, तो वो पसीने के रूप में ही बाहर आ जाता है। और जो भोजन बचा हुआ है, जो बेकार भोजन है, वेस्ट भोजन है, जो हमारे शरीर ने ग्रहण करने के बाद जो बच गया, उसको हम शरीर को साफ कर लेते हैं, सुबह फ्रेश हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारी जितने भी जीव जंतु हैं उन सब में ये प्रक्रम चलता रहता है। पेड़ पौधे में भी ये प्रक्रम है, हर एक प्रकार के जीव जंतु में ये प्रक्रम है कि वो वेस्ट जो भोजन है उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। तो शरीर से बाहर निकालने के इस प्रक्रम को बोला जाता है उत्सर्जन। तो हमने इसमें पढ़ा है, एक तो जैव प्रक्रम में सबसे पहले आया पोषण, फिर इसमें आया श्वसन, फिर वहन और फिर उसके बाद उत्सर्जन। तो इनको डिटेल से हम कल पढ़ेंगे। तो आज इतना ही काम करते हैं, सिर्फ कर दे।